जब आपको पढ़ना होता है और कमरे में रोशनी कम हो तो आप बस एक बटन दबाते हैं, या गर्मी लग रही हो तो एसी या पंखा चला देते हैं, सारी समस्याएं हल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजली की मांग और सप्लाई को सुचारू बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, या कितनी महत्वपूर्ण यह पूरी प्रक्रिया है? और अगर इसमें जरा सी भी गड़बड़ी हो तो देश के एक बड़े हिस्से में अंधेरा छा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी। आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज, एनर्जी और हेल्थ से जुड़ी तमाम बातों पर चर्चा करते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। एनर्जी सप्लाई यानी बिजली की आपूर्ति ये एक ऐसा विषय है जिसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजली की जरूरत हर जगह होती है, चाहे वो आपका घर हो, दफ्तर हो, बाजार हो, सड़क हो, स्कूल कॉलेज हो या उच्च तकनीकी शिक्षा के संस्थान हो। कारखानों में उत्पादन के लिए बिजली चाहिए और खेतों में अनाज उगाने के लिए भी बिजली के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जगहों का मैंने अभी नाम लिया है, वहां हर जगह बिजली की मांग एक समान नहीं रहती। इसलिए यह जरूरी है कि साल में किस महीने, किस दिन और किस समय बिजली की कितनी मांग रहेगी, यह जाने बिना पावर प्रोडक्शन और उसकी सप्लाई को सुचारू नहीं रखा जा सकता। भारत में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जिसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण कहा जाता है, वो एक महत्वपूर्ण संस्था है जो बिजली की डिमांड, फोरकास्टिंग और सप्लाई की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। पावर मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाली यह अथॉरिटी इलेक्ट्रिक पावर सर्वे करती है और एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के तहत यह पता लगाती है कि अगले 5 साल में देश में एनर्जी डिमांड का खाका क्या रहेगा। इसके अलावा ग्रिड इंडिया महत्वपूर्ण बॉडी है जिसका काम पूरे देश में सुचारू रूप से बिना किसी रुकावट के बिजली सप्लाई करना होता है। इसके लिए देश के 5 हिस्सों में ग्रिड इंडिया के रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर और एक नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर होता है, जो मांग के हिसाब से बिजली घरों से इलेक्ट्रिसिटी को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाते हैं। हमारे देश में पावर की मांग लगातार बढ़ रही है और जिस दिन किसी वक्त बिजली की मांग सर्वाधिक हो, उस आंकड़े को कहा जाता है पीक पावर डिमांड। मिसाल के तौर पर गर्मियों में सुबह 5 बजे बिजली की मांग कम हो सकती है, लेकिन उसकी तुलना में दोपहर 12 बजे बिजली की मांग बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि उस वक्त सारी व्यावसायिक गतिविधियां भी चल रही होंगी और गर्मी के कारण घरों और दफ्तरों में एसी, पंखे सभी कुछ चल रहे होंगे। लेकिन फिर रात को 12 बजे हो सकता है एक बार फिर से पावर डिमांड कम हो जाए। मांग के इस उतार चढ़ाव के हिसाब से ही बिजली के उत्पादन को रेगुलेट किया जाता है। इसी तरह हर महीने और एक सीजन की पीक पावर डिमांड होती है और साल में जिस दिन किसी वक्त सबसे अधिक बिजली की मांग हो तो वो पूरे साल की पीक पावर डिमांड है। हर साल भारत की पीक पावर डिमांड बढ़ रही है। इसमें जनसंख्या का भी रोल है और बढ़ती अर्थव्यवस्था का भी और हमारे लाइफस्टाइल का भी। गर्मियों में हीटवेव के अधिक खतरनाक होने और हीटवेव वाले दिनों की संख्या के बढ़ने से तो बिजली की खपत बढ़ ही रही है। पिछले साल 2024 में भारत की पीक पावर डिमांड 250 गीगावाट यानी 2,50,000 मेगावाट रही और सरकार का पूर्वानुमान है कि इस साल यानी 2025 में पीक पावर डिमांड बढ़कर 270 गीगावाट हो जाएगी। अब समस्या या चिंता की बात कहां है? क्या भारत के पास ईंधन नहीं है या बिजली घरों की कमी है? नहीं, भारत के बिजली घरों की कुल स्थापित क्षमता 4,70,000 मेगावाट है यानी 470 गीगावाट। लेकिन इनमें करीब 2,47,000 मेगावाट यानी 52% क्षमता ताप बिजली घरों से ही है, जिन्हें थर्मल पावर प्लांट्स कहा जाता है। थर्मल पावर प्लांट यानी जो कोयले या दूसरे जीवाश्म ईंधन जैसे तेल या गैस से चलते हैं। भारत का कोयला उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है और सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस साल भारत ने कोयला उत्पादन में 1 बिलियन यानी 100 करोड़ टन से अधिक के लक्ष्य को पार कर लिया है। यानी ना तो बिजली घरों की कमी है और ना ईंधन का ऐसा कोई टोटा दिखता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि भारत
कि बिजली उत्पादन की आधी से अधिक क्षमता कोयला बिजली घरों से है, यानी कोयले से पैदा होती है। देश में कोयले की कोई कमी भले ना हो, लेकिन इससे जुड़ी कुछ समस्याएं हैं जिन पर बात करना जरूरी है। इस पर आगे बात होगी, लेकिन पहले एक अपील। ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और परिश्रम के साथ संसाधनों की जरूरत होती है। अगर आप इस यात्रा में मेरी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं। हो सके तो मुझे ज्वाइन भी करें, इससे मुझे जानकारी से भरपूर अधिक वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। मेरे YouTube चैनल के होम पेज पर ज्वाइन बटन है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ज्वाइन करने के लिए एक लिंक दे रहा हूं। असल में देश के एनर्जी सेक्टर की कोयले पर अति निर्भरता एक समस्या है। वैसे पिछले कुछ सालों में देश में क्लीन एनर्जी का ग्राफ भी बढ़ रहा है, लेकिन जब बिजली देने की बात हो, यानी बनाकर सप्लाई करने की बात हो, तो दारोमदार कोयले पर ही आकर टिक जाता है। मतलब क्लीन एनर्जी के प्लांट भले ही हमारे पास हों, लेकिन कोयला हमारी 3/4 बिजली की जरूरतों को पूरा करता है। इससे न केवल वायु प्रदूषण होता है, बल्कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ रहा है कोयले और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से। इसलिए जीवाश्म ईंधन का प्रयोग घटाने और धीरे धीरे उसे कम करने और यहां तक कि बंद करने का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि वर्ष 2070 तक वो अपने एनर्जी उत्पादन को पूरी तरह नेट जीरो इमिशन वाला बना दे। इसका मतलब यह है कि जितनी ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो या कार्बन छोड़ा जाए, उतना ही समुद्र और जंगल समेत सारे जो सिंक हैं वो कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों को सोख लें, यानी भारत का नेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन जीरो हो जाए। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में हमारी कुल एनर्जी में साफ ऊर्जा का हिस्सा बढ़ता जाएगा और वर्ष 2030 तक 50% बिजली स्वच्छ स्रोतों से, यानी क्लीन एनर्जी जैसे सोलर और विंड जैसे जो एनर्जी सोर्सेस हैं वहां से आएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कोयले के प्रयोग को भी घटाया जाए, यानी कोयला और फॉसिल फ्यूल। लेकिन जैसा मैंने ऊपर कहा कि हमारी जितनी बिजली बनती है उसमें 75% तकरीबन कोयला या ताप बिजली घरों से ही मिलती है, जबकि इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी में यह हमारा लगभग आधा ही है। यानी जितनी जो पावर प्लांट्स हैं उनकी ताकत है उसमें 52% के आसपास कोयला और बाकी जीवाश्म ईंधन के पावर प्लांट हैं। तो एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए कोयले पर अभी दिखता है ऐसा साफ तौर पर कि हमारी अति निर्भरता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण की बात तो मैंने पहले आपको बता ही दी है, लेकिन आपके स्वास्थ्य को जो क्षति होती है उसके आगे एक और समस्या भी है, और वो है कोयला बिजली घरों से निकलने वाली राख या ऐश। ये न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि कई बार आपने खबरों में पढ़ा भी होगा कि ये जो बिजली घरों के राखड़ बांध हैं या ऐश डैम हैं वो टूट जाते हैं, जिससे लोगों के घरों और खेतों में जो वहां पर रह रहे होते हैं उनको काफी नुकसान होता है, वो क्योंकि वहां पर ये जहरीली राख फैल जाती है। एक समस्या यह भी है कि ताप बिजली घरों तक कोयले की ढुलाई कैसे हो। हालांकि इसके लिए सरकार ने डेडिकेटेड ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बनाए हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। इसका मतलब यह है कि भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न इलाके में जो हैं वो डेडिकेटेड लाइंस हैं, रेल लाइंस, जो कोयला ढोती हैं। फिर भी कई बार बिजली घरों को कोयले की सप्लाई के लिए यात्री ट्रेनों के शेड्यूल पर जो है असर पड़ता है। कई बार ट्रेनें रद्द भी करनी पड़ती हैं। जाहिर है इससे लोगों को असुविधा होती है और आम नागरिकों के रोजगार पर भी असर पड़ता है। तो क्या क्लीन एनर्जी का प्रयोग बिजली उत्पादन को सुचारू करने में मदद कर सकता है, खासकर जब भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है? आपको बता दूं कि इस साल मार्च में भारत की बिजली खपत में पिछले साल मार्च के मुकाबले 7% की बढ़ोतरी हुई और पीक पावर डिमांड इस मार्च में पिछले मार्च के मुकाबले 221 गीगावाट जो पिछले मार्च में थी उससे बढ़कर लगभग 235 गीगावाट पहुंच गई। ऐसे में क्लीन एनर्जी की जो क्षमता बढ़ाई जा रही है, क्या वो हमें बचा सकती है? इसके प्रयोग से क्या फायदे हैं और
इसे प्रयोग में लाने में क्या व्यवहारिक अड़चनें हैं, जिस कारण भारत में क्लीन एनर्जी की जितनी क्षमता है उस अनुपात में उसका एनर्जी बास्केट में योगदान नहीं हो पा रहा या हम नहीं कर पा रहे हैं। ये एक दिलचस्प विषय है और इस पर हम इस सीरीज के अगले एपिसोड में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर अपील कर दूं आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करने को कहें। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो के बारे में आपको पता चले। साथ ही हो सके तो इस चैनल को ज्वाइन करें। जल्द ही आपसे एक नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।